नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप लोगों का अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। भाई चलिए साहब, आइए। कल अपनी पहली क्लास थी और आज दूसरी क्लास है और मैं उम्मीद करता हूं आप डेली सही 8 बजे लाइव क्लास अटेंड करते रहोगे और इसका फ़ायदा उठाते रहोगे। भाई एग्जाम में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। जुड़ जाओ भाई सभी। दिलकुश, दीप ज्योतिष, DR पवार सर मैदान में आओ और हमारी नैया पार लगा दो। बेटा बिल्कुल लगा देंगे, बिल्कुल लगेगी भी। राहुल सिंह गुड मॉर्निंग, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई फटाफट जुड़ जाओ सभी। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। देखो कल हमने चर्चा की थी थोड़ी सिलेबस की और कुछ क्वेश्चनों की चर्चा और की थी। आज मैं मिक्स में कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से रहेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ कोडिंग डिकोडिंग के भी हैं, उसमें कुछ नॉन वर्बल के भी हैं और उसमें कुछ पजल के भी क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से दिए हुए हैं। चलो उनको देखते हैं एक बार। आओ भाई पहले क्वेश्चन पे आओ और जल्दी से जुड़ जाओ और जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दिया करो आप। इसमें एक करेक्शन कर लो, यहाँ इसको लर्न कर लो, लर्न LEARN। सुनिए भाई ध्यान से, किसी खास कोड में वोल्ड को ये लिखते हैं और लर्न को ये लिखते हैं तो इस कोड में व्रेड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखो मैं आपको बताऊं, पहले तो एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसका सवाल है भाई? कोडिंग डिकोडिंग का। सुनते रहें। कोडिंग डिकोडिंग में या तो मिलते हैं हमें लॉजिक वाले सवाल या मिलते हैं भाई क्वेश्चन फिक्स कोडिंग वाले। या तो मिलेंगे लॉजिक वाले। लॉजिक का मतलब होता है कुछ भी प्लस। सर ये वाई ग्रुप की भी क्लास है क्या? बिल्कुल भाई, ये वाई ग्रुप स्पेशल की ही क्लास है। मैं आपको बताऊं, जो बच्चे जुड़े हैं वो सुन लो भाई। ये जो अपन जो बैच चला रहे हैं, इसमें रीजनिंग, मैथ और जो इंग्लिश का बैच चलता है डेली, ये हमारा जो स्पेशल टारगेट है वो वाई ग्रुप को ही रखा गया है, ठीक है ना। एयरफोर्स को भी रखा गया है, इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर जुड़ जाओ और तैयारी में लग जाओ भाई। सुनिए ध्यान से, सुनते रहें, बहुत फैक्ट बताने वाला हूं मैं। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो पूरे कोडिंग डिकोडिंग में या तो लॉजिक वाले सवालों की बात होती है या फिर फिक्स कोडिंग वाले सवालों की बात होती है और मिसलेनियस में बात हो जाती है, उनको छोड़ो आप। देखो भाई लॉजिक में क्या होता है, लॉजिक का मतलब ही प्लस माइनस होता है। लॉजिक का मतलब क्या होता है, कुछ भी जुड़ेगा घटेगा, किसी भी हिसाब से लॉजिक लग सकता है। 2 प्लस हो सकता है, 3 प्लस हो सकता है, विषम संख्या प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, स्क्वायर जोड़ सकता है, कुछ भी अपने हिसाब से वो कर सकता है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। DR पवार बिल्कुल भाई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। देखो सुनिए, एक तो होते हैं लॉजिक। लॉजिक मतलब कुछ भी लॉजिक लग जाएगा। एक होता है फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग का मतलब है उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, जो सवाल है उसको फिक्स कर दिया गया है। आगे जैसे फिक्स का मतलब है, एल का मतलब इसने @ कह दिया है, जरूरी नहीं है उसमें कह रखा है, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं। अगर एल का मतलब @ कह दिया है तो आगे कहीं भी एल आएगा उसका मतलब हम क्या लिखेंगे? @ क्यों लिख रहे हैं कोई पता नहीं, क्योंकि डायरेक्शन में कह दिया है इसीलिए उसका @ लिख रहे हैं। तो फिक्स कोडिंग का मतलब होता है जो है वो फिक्स है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। कभी भी उस अक्षर की बात होगी तो ऊपर से देख के उसका मतलब अपन नीचे लिख देंगे। सुनते रहेंगे साहब। तो कोडिंग डिकोडिंग में या तो लॉजिक की बात होगी या फिक्स कोडिंग की बात होगी। लॉजिक वाले सवालों को थोड़ा पहचानना सरल है, इजी है भाई। फिक्स कोडिंग वाले सवाल इजी है, समझे दोनों में। लॉजिक वाले सवालों को पहचानना सरल है, फिक्स कोडिंग वाले सवाल इजी हैं। कब इजी हैं? जब हमें पता चल जाए कि ये फिक्स कोडिंग का सवाल है। फिक्स कोडिंग के सवाल बहुत इजी होते हैं। कब इजी होते हैं? पर जब हमें पता चल जाए। फिक्स कोडिंग कभी भी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। अगर फिक्स कोडिंग हमें पता नहीं चला कि ये फिक्स कोडिंग का सवाल है और अगर आप उसमें लॉजिक लगाने को लग गए तो भाई वो सवाल नहीं होगा, क्योंकि वो लॉजिक का सवाल है ही नहीं। फिक्स कोडिंग का है तो वो फिक्स कोडिंग के हिसाब से ही होगा। जोया खान, सोनू कुमार, पुष्पेंद्र गुर्जर, अब्दुल वसीम, पुष्पेंद्र गुर्जर, सभी को मेरी तरफ से भाई सुबह की बहुत बहुत राम राम। चलिए साहब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सुनिए, अब इस क्वेश्चन की बात करें कि सर ये लॉजिक का सवाल है या फिक्स कोडिंग का सवाल है। देखो सुनिए, ये कह रहा है बोल्ड को लिख रहे हैं 5 हैश 3 और %। बोल्ड को लिख रहे हैं भाई 5 हैश 3 और %। लर्न को लिख रहे हैं 3-7 डॉलर @ और 2। तो ये कह रहा है ब्रेड को कैसे लिखेंगे। अब मैं देखूंगा कि ये लॉजिक का सवाल है, फिक्स कोडिंग का सवाल है, तो मुझे ये तुरंत पहचानने में आ जाएगा। ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं कि ओ में कुछ जोड़ें और घटाएं और हैश आ जाए, मतलब अक्षर में कुछ जोड़ने और घटाने पर चिन्ह आ जाए, ऐसा कुछ लॉजिक है ही नहीं। तो
इस वाले फिक्स कोडिंग को पहचानना थोड़ा ज्यादा इजी है, क्योंकि इधर अक्षर हैं उधर चिन्ह है, इसका मतलब अक्षरों से चिन्ह बनने, इसका मतलब फिक्स कोडिंग की बात हो रही है। तो सुने एक बार चेक कर लेते प्लेस वाइज फिक्स है या नहीं है। तो मैं देखता हूं कुछ कॉमन देखता हूं भाई, तो VOLD इसमें L है और यहां भी L है, L कॉमन है क्या दोनों में? बिल्कुल है साहब कॉमन। L यहां तीसरे नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर 3 आ रहा है। L यहां पहले नंबर पर आ रहा है, पहले नंबर पर भी यहां 3 आ रहा है। इसका मतलब ये प्लेस वाइज भी फिक्स है, प्लेस वाइज भी फिक्स है। कोई कहेगा सर कॉमन से ऐसे मिलने से क्या मतलब होता है? देखो L तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 3 आ गया, @ आ गया, कुछ भी आ जाता, मतलब यहां सेम आ रहा है, यहां भी L है तो यहां भी ऊपर की तरह सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये प्लेस वाइज फिक्स क्वेश्चन है। और प्लेस वाइज फिक्स का मतलब होता है पहले का मतलब पहला, दूसरे का मतलब दूसरा, तीसरे का मतलब तीसरा और चौथे का मतलब चौथा। सेम यहां रहेगा। ये कह रहा ब्रेड को क्या लिखेंगे? तो B को भाई देखो क्या लिखेंगे, B का मतलब है 5, बिल्कुल साहब। R का मतलब देखो ब्रेड में R आ रहा है, R का मतलब ये, और इसका मतलब है @ तो क्या आएगा बेटा? @ E का मतलब दूसरे स्थान पर 7 दे रखा है तो 7A का मतलब तीसरे स्थान पर $, दे रखा है तो ये $, हो जाएगा भाई D का मतलब मेरे प्यारे बच्चों % दे रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा %। तो इसका आंसर होगा 5 @ $7%, 5 @ $7%, 5 @ $7%। तो आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज। समझ गए भाई? उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सर कितने बजे से क्लास है? बेटा आज ही नहीं, डेली सुबह 8 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है लाइव। डेली नहीं, एवरी डे, मतलब आज ही नहीं एवरी डे, डेली सुबह 8 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। रीजनिंग की क्लास 8 बजे होगी, 8 से 9, 9:30 से 10:30 मैथ्स की क्लास होगी और 11 से 12 आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। इसीलिए आपको डेली अटेंड होना भाई, सुबह 8 बजे बिल्कुल लाइव क्लास में। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों में कोई ना कोई वर्ण या संख्या उसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाती है जो A, B, C और D के रूप में है। आप उस आकृति को चुनिए जो ऊपर दी गई प्रश्न आकृति को सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाए। सुनिए ध्यान से, ये मिरर इमेज की बात कर रहा है भाई। मिरर इमेज, मुझे पता है दर्पण में जो स्थिति चेंज होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है भाई। दर्पण में जो स्थिति चेंज होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होती है लेफ्ट टू राइट। बाएं चीज दाएं चली जाएगी और दाएं वाली चीज बाएं। अप टू डाउन कई सवाल आने वाले हैं भाई दर्पण प्रतिबिंब के। बार बार मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा, एक ही बार में सुन लें। बायां से दायां, दायां से बायां, दर्पण में कोई भी जो स्थिति परिवर्तन होती है वो बायां से दायां या दायां से बायां ही चेंज होती है। ऊपर से नीचे दर्पण में कोई भी चेंज नहीं होता है। सुनेंगे, ये कह रहा है व्हाइट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो अगर इसके सामने हम दर्पण रख दें तो बायां से दायां, मतलब दायां ई दे रखा है तो वे बाईं ओर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है ये ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसे। और अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो दर्पण में जो वास्तव में दर्पण के पास है वो प्रतिबिंब में भी दर्पण के पास होगी। ये ज्यादा अच्छी चीज है, सुनेंगे आप। जो रियलिटी में दर्पण के पास है, जो दर्पण के जितना पास, वो प्रतिबिंब में भी उतना ही पास। बाएं से दाएं चेंज हो जाएगी वो बात अलग है। तो देखो दर्पण के पास ई है तो प्रतिबिंब में भी ई दिखाई देगा, पर वो बाएं से दाएं चेंज होकर दिखाई देगा। फिर टी आ रहा है बेटा, बिल्कुल। फिर क्या आ रहा है? आई। तो आई बायां से दायां और टी बायां से दायां सेम रहेगा। एच भी बायां से दायां सेम रहेगा भाई, बिल्कुल। डब्ल्यू भी बायां से दायां चेंज रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ई टी आई एच डब्ल्यू, ई टी। देखो बेटा इसमें जल प्रतिबिंब दे रखा है, टी उल्टा कर दिया है तो ये दर्पण है ही नहीं। जल में क्या होता है? ऊपर से नीचे चेंज होता है। ऊपर वाली चीज कहां चली जाती है भाई? नीचे। VIP टिप्स सर ये वनपाल के लिए है क्या? मेरे प्यारे बच्चों, वैसे तो एयरफोर्स स्पेशल ये बैच चलाया हुआ है हमने, पर रीजनिंग चाहे वनपाल हो चाहे पटवारी हो, जिसमें नॉन वर्बल आ रही है उसमें सब में सेम आती है। पटवारी वाले बंदे भी देख सकते हैं इसमें, वनपाल वाले भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें भी रीजनिंग आती है सभी को बराबर असर करने वाली है। इसीलिए आप केवल सुनते रहें और ध्यान दें। पेन कॉपी लेके भी बैठ जा करो, जैसे ही क्वेश्चन आए स्टार्ट हो जा करो भाई क्वेश्चन करने, और देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। तो अपने आप को जज किया करो आप कि कितने आंसर आप दे रहे हैं। तुरंत क्वेश्चन आते ही दिया करो। सुनेंगे ध्यान से। तो मैं अगर बात करूं तो टी, इसमें तो जल प्रतिबिंब दे रखा है। टी का अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो बाएं से दाएं चेंज होगा तो सेम ही रहेगा। इसमें जल है, ये गलत हो गया भाई। देखो ई टी आई एच, ये एम, सुनेंगे ध्यान से, ये डब्ल्यू है। डब्ल्यू का जल प्रतिबिंब दे रखा है, ये एम। डब्ल्यू का जल प्रतिबिंब ऐसा होगा ना कि दर्पण प्रतिबिंब, तो ये भी गलत हो गया। इसकी बात करें तो ई टी एच डब्ल्यू, ई टी आई एच डब्ल्यू, ये बिल्कुल सही है। अब सुनेंगे भाई,
जैसे मैंने इसको लिखा है ऐसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हमें आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन, रेमजिन शुक्ला गुड मॉर्निंग, सभी को मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सर रागा में मेरे 25 प्लस हो रहे हैं। बेटा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। रागा मतलब रीजनिंग की बात कर रहे हो आप, एयरफोर्स में उसको रागा नाम दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। 25 प्लस हो रहे हैं तो और आगे मेहनत करो, और भी सब्जेक्टों में बढ़िया करेंगे। सुनिए ध्यान से, कभी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से सारे सवाल किए जाते हैं और हम ऑप्शन से ही इन सवालों को करेंगे। कैसे? देखो भाई, मुझे पता है कि व्हाइट का अगर मैं दर्पण प्रतिबिंब निकालूंगा तो सवाल स्टार्ट ई से होगा, आंसर स्टार्ट किससे होगा भाई? ई से, वो भी बायां से दायां चेंज होके। तो मैं देखूंगा इसमें तो बायां से दायां चेंज है ही नहीं, ई गलत हो गया। प्रत्येक क्वेश्चन नॉन वर्बल का केवल ऑप्शन से किया जाता है, इनमें कभी भी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। कैलाश चंद गुर्जर गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल भाई गुड मॉर्निंग। देखते रहें, तो इसमें तो ई है ही नहीं बायां से दायां चेंज, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ये दर्पण प्रतिबिंब निकलवा रहा है तो हमारी एक सेकंड में नजर गई कि जो टी है ना, जो यहां पर ये टी है, टी इसका जल प्रतिबिंब दे रखा है, टी ऊपर से नीचे चेंज हुआ है जो कि इसका जल प्रतिबिंब है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हम देखें भाई, ये W है, W का जल प्रतिबिंब ऊपर से नीचे चेंज होता है, ये दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब में तो W बाएं से दाएं चेंज होगा तो सेम दिखाई देगा। तो इसमें ये जल प्रतिबिंब दे रखा है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बिना चेक किए हमारा क्या आ रहा है? सी। पूरे नॉन वर्बल केवल हम ऑप्शन से करते हैं। सुरेश चौधरी सर घर्षण पढ़ा दो। बेटा सुरेश, बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन क्लास में बहुत जबरदस्त आपने अपना दिया था पूरा, और बहुत शानदार आपने पढ़ाई की थी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी घर्षण देखो। कुमारी अर्पणा सिंह गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। जोया खान सर, मेरा लाइक आ गया क्या? बिल्कुल आ गया भाई, सभी जुड़ते ही लाइक और शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश कह रहा है जोया नहीं आया। बेटा खुश तू कर दे, तेरा आ जाएगा, जोया पे ध्यान मत दे, इधर क्वेश्चनों पे ध्यान देगा तो ज्यादा असर होगा। सुनिए, ये क्या कह रहा है भाई? कौन सा दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है? आप सुनेंगे, किसी का हम बनाएंगे नहीं, इसका ऑप्शन से करेंगे। जब इसके सामने अपन दर्पण रखेंगे तो बाएं से दाएं स्थिति चेंज होगी, तो सबसे पहले के दिखाई देगा, के भी बायां से दाएं चेंज होगा। तो इसमें के दिखाई तो दे रहा पर बायां से दाएं चेंज नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। हम कभी भी दर्पण प्रतिबिंब हो चाहे पूरा नॉन वर्बल हो, कभी भी पेन चलाते हैं ही नहीं, केवल और केवल ऑप्शन से करते हैं भाई। नमस्ते सर जी, बिल्कुल भाई, नमस्ते राहुल। चलिए आइए, अर्चना सिंह गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए सुनिए भाई, धर्मेंद्र राठौड़, देखिए सुनिए भाई, सबसे पहले क्या आएगा? मैंने देखा के बाएं से दाएं चेंज नहीं है तो ये गलत हो गया, सब में चेंज है, ठीक है साहब। अब एस देखो, एस ऐसे है तो दर्पण में ऐसे आएगा, बिल्कुल बाएं से दाएं चेंज आएगा, तो इसमें तो बाएं से दाएं चेंज है ही नहीं, इसमें तो एस सेम रख दिया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो, हमें इससे पढ़ने की जरूरत नहीं, दो ही ऑप्शन बचे, इनमें देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। के दोनों में सेम है बिल्कुल, एस दोनों में सेम है बिल्कुल, आई दोनों में सेम है बिल्कुल, आर इसमें सीधा है, इसमें बाएं से दाएं चेंज हो रहा है, तो बेटा आर बाएं से दाएं चेंज तो होगा बिल्कुल, इसमें किया ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। किसी भी सवाल में हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हमें ऑप्शन से ये सवाल करने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइजर का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखो भाई, ऑप्शन से करते हैं। आर, सबसे पहले आर से स्टार्ट होगा। कोई कहे गुरुजी आर से स्टार्ट क्यों होगा? तो देखो, मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया है कि दर्पण में स्थिति बाएं से दाएं चेंज होती है। दर्पण में स्थिति कहां होती है भाई? बाएं से दाएं चेंज होती है। जोया खान सर, मुझे कम समझ आ रहा है। जोया, थोड़ा गौर से समझें, अच्छा समझ में आएगा, बिल्कुल। देखें, सुने, दोबारा सुने इसको। दर्पण में जो स्थिति होती है वो हमेशा बाएं से दाएं चेंज होता है। मैंने दो तरह से बताया, एक तो कॉन्सेप्ट वाइज, एक देसी तरीके से। तो दर्पण में बाएं से दाएं स्थिति चेंज होती है, तो जो स्थिति चेंज होगी वो ऐसे चेंज होगी, ये स्थिति ऐसे चेंज हो जाएगी, दाएं वाली चीज सबसे पहले बाईं ओर दिखाई देगी। तो ये दाएं आर दे रखा है, ये बाईं ओर दिखाई देगा, वो भी बाएं से दाएं चेंज होके। दर्पण में चीज बाएं से दाएं चेंज होता है, तो दाईं ओर जो दिखाई दे रहा है वो अब बाईं ओर दिखाई देगा, वो भी बाएं से दाएं चेंज होके। तो हम इसको चाहें तो पूरा इसका दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, पर इतनी देर में हम 5 सवाल कर देंगे। जितनी देर में अगर हम इसको चेंज करेंगे उतनी देर में 5 सवाल कर सकते हैं। तो हम ऑप्शन से करते हैं इसको, सुनेंगे ध्यान से। आर से स्टार्ट होगा सवाल, ठीक है साहब। आर बाएं से दाएं चेंज होगा, ये ऐसे दे रखा है तो दर्पण में ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, सही है साहब। इसमें आर से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, गलत हो गया। इसमें आर से स्टार्ट नहीं हो रहा, गलत हो गया। ऑप्शन से हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। देखो, इसमें आर से स्टार्ट तो हो रहा है, पर इसमें आर का जल प्रतिबिंब दे रखा है, जबकि ये मेरे प्यारे बच्चों दर्पण पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर डायरेक्ट बिना सॉल्व किए क्या आंसर हो गया? ए। क्या हुआ भाई? ए। मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, और
ऐसा कुछ नहीं है कि इन सवालों को मैं लेके आया हूं मेरे हाथ से बना के, मैं तो बहुत आलसी हूं इन मामलों में। प्रत्येक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर से उठाए गए हैं और सबसे बेस्ट तरीका पढ़ाने का है भी यही, बिल्कुल पेपर पैटर्न के हिसाब से भाई ये सारे क्वेश्चन। चलिए साहब देखिए आगे की तरफ चलते हैं अपन। जजमेंट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, देखते हैं भाई क्या होगा। सबसे पहले टी दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। एक तरीका और बताया है, मैंने बताया दर्पण में बाएं से दाएं तो चेंज होती है स्थिति, पर मैं ऐसे भी कह सकता हूं जो वास्तव में दर्पण के जितना पास वो प्रतिबिंब में भी उतना ही पास, जो वास्तव में दर्पण के जितना पास वो प्रतिबिंब में भी उतना ही पास, दर्पण का ये सिस्टम चलता है। तो इस देसी तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो दर्पण के पास टी है तो इधर भी सबसे पहले टी आएगा, दर्पण से इधर दूसरे नंबर पर एन है तो इधर भी एन आएगा, फिर ई है तो इधर भी ई आएगा। जो दर्पण के इधर जितना पास वो प्रतिबिंब में भी उतना ही पास, पर बाएं से दाएं चेंज हो जाएगी स्थिति दर्पण में, क्योंकि होती है, दर्पण का नेचर है भाई। तो सबसे पहले टी से स्टार्ट होगा सवाल, तो इसका मतलब ये कट गया, ये टी से स्टार्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल साहब। टी तीनों स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, फिर एन आएगा, एन बाएं से दाएं चेंज होगा। देखो भाई एन ये है तो दर्पण में ये दिखाई देगा, बाएं से दाएं चेंज तो होगा बिल्कुल, इसमें एन चेंज ही नहीं हुआ तो गलत हो गया, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब बचे ये और बी, सी और बी। देखते हैं भाई अब सी, अब देखो ऊपर इसको देखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में अंतर देख लेता हूं मैं क्या अंतर है। टी दोनों में सेम है, बिल्कुल, बी में और सी में। एन सेम है क्या, बिल्कुल। ई सेम है क्या, बिल्कुल। एम सेम है, बिल्कुल। ई सेम है, बिल्कुल। देखो जी इसमें बायां से दायां चेंज होके आया है और इसमें जी सेम रख दिया तो ये गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, सी। समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कह रहा हूं चीनू ओहो नो लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं बेटा, और 5 मिनट लेट आती तो और निकल जाता, इसीलिए 8 बजे सही आप उपस्थित हो जाएं। वीआईपी टिप्स तो आप नहीं बोलो मेरे से, अरे भाई आपस में क्या बात कर रहे हो बेटा, ये नॉन वर्बल चल रहा है, ये बोलने से नहीं देखने से काम चलेगा। चलिए साहब आइए वापस आइए, आगे की एक तरफ अगर हम और बढ़ जाएं तो क्वेश्चन आया है क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 10 सेकंड के अंदर भैया आपका जवाब चाहूंगा, 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब चाहूंगा, फटाफट दें फटाफट। कैलाश चंद गुर्जर कह रहा हाय सर, बिल्कुल भाई हाय। चीनू ओके बिल्कुल। चलिए साहब दीजिए इसका 10 सेकंड के अंदर जवाब दीजिए, और एक काम तो आप फटाफट कर ही दिया करो, जुड़ते ही लाइक कर दिया करो भाई, सभी लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दिया करो जिससे और बच्चों का भी भला हो जाए। चलो आंसर आने को हो रहे हैं भाई, अम्बेश, डी आर पवार, दिल खुश, जोया खान, अम्बेश खुश, चलो सबका सी आंसर आ रहा, देखते हैं भाई। देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, सबसे पहले वाई आएगा और वाई का दर्पण प्रतिबिंब तो वाई रहेगा, बाएं से दाएं चेंज होगा। इसमें बेटा ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, गलत, स्टार्टिंग इधर वाई पास में है तो इधर भी वाई पास में आएगा। ये स्टार्ट क्यू से हो रहा है, गलत हो गया, बिल्कुल साहब। ये सब में वाई से हो रहा है, ठीक है साहब। दूसरे नंबर पर टी आएगा, टी बाएं से दाएं चेंज ऐसे ही होता है, टी बाएं से दाएं चेंज ऐसे ही होता है, टी बाएं से दाएं चेंज ऐसे ही होता है। इसके बाद आएगा आई, आई तो सेम रहता है, तीनों में सेम है। उसके बाद आएगा एल, एल बायां से दायां चेंज होके आएगा, इसमें बायां से दायां चेंज नहीं हुआ तो गलत हो गया। बचा ऑप्शन सी और डी। अब इन सी और डी में आपस में अंतर देख लो, क्या अंतर है। ये एल बिल्कुल दोनों में सेम है, ए बिल्कुल सेम है। देखो यू, यहां यू है, ये बाएं से दाएं जब चेंज होगा ना तो यू ही रहेगा। इसमें ये जल प्रतिबिंब दे रखा है यू का, ऊपर से नीचे चेंज कर दिया है, तो ऑप्शन डी गलत हो गया मेरे बहुत प्यारे बच्चों, और आंसर हो गया आपका सी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सबसे पहले ई दिखाई देगा, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है भाई, सबसे पहले ई दिखाई देगा। इसमें टी का क्यों दिखाई दे रहा है तो गलत हो गया, दिखाई दे रहा है तो ई दिखाई देगा, वो भी बाएं से दायां चेंज होके, इसमें बाएं से दायां चेंज नहीं हुआ है तो ये भी गलत हो गया। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है नॉन वर्बल का ऑप्शन से करना। जितनी देर में अगर हम पेन चला के करेंगे उतनी देर में बेटा 5 क्वेश्चन कर सकते हैं, और हमें इतना कोई टाइम नहीं लगाना, और ऑप्शन से बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं अपन। सुनिए ध्यान से, बिल्कुल साहब बचे सी और डी ऑप्शन बचे, इन दोनों को ही पढ़ लो, फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ई बाएं से दाएं चेंज हो रहा है, ई सेम है उधर भी सेम है, टी सेम है उधर भी सेम है, ए उधर भी सेम है, एन उधर भी सेम है, आई उधर भी सेम है। अब देखो एम, एम, अब देखो एम में अंतर है, एम यहाँ ऐसा है और यहाँ ये डब्ल्यू जैसा बन गया, तो मैं देखूंगा यहाँ एम लिखा हुआ, एम बाएं से दाएं चेंज होता है तो सेम ही रहता है, तो ये सेम रहेगा, डब्ल्यू थोड़ी बनेगा, उसमें तो ये जल प्रतिबिंब दे रखा है। इसका मतलब आंसर हो गया सी और बी हो गया गलत। चलिए सब बिल्कुल सी है। फिक्सिंग,
सबसे पहले देखो दर्पण प्रतिबिंब दे रखा भाई, यहां भी पढ़ लिया करो, यहां जल लिख देगा तो ऊपर से नीचे चेंज करेंगे हम, अगर यहां जल लिख देगा तो ऊपर से नीचे चेंज करेंगे। फिक्सिंग सबसे पहले जी आ रहेगा, जी आएगा चेंज होके, इसमें जी सेम दे रखा है गलत, इसमें बेटा एफ से स्टार्ट क्यों कर रहा है, जब इसमें दाईं ओर जी है तो बाईं ओर जी आएगा और वो भी आएगा चेंज होके, दाईं ओर जी है तो जी से स्टार्ट होगा, ये इसमें जी से स्टार्ट हो रहा है पर सेम दे रखा है, बायां से दाएं चेंज भी होगा दर्पण में, तो पहला गलत हो गया। दूसरा एफ से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा गलत हो गया। सी और डी बचा भाई, जी दोनों में सेम है बिल्कुल, एन भी सेम है, आई भी सेम है, एक्स भी सेम है, आई भी सेम, और एफ देखो भाई, एफ इसमें सीधा दे रखा है, बाएं से दाएं चेंज किया ही नहीं है, इसमें कर रखा है, तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी। बढ़ जाओ आगे। इन सभी प्रश्नों में 3 चित्रा वायु चित्र बनो। चित्रें भाई एक्स वाई और जेड के पेपर सीट को मोड़ने के बाद काटा गया तथा नीचे उत्तर रूप में 4 विकल्प दिए गए, तो बताओ कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को सही दर्शाएगी। एक बार समझ लो थोड़ा बेस, ये कोई कागज था, पेपर था बिल्कुल, देखो डॉट डॉट हो गया और ये एरो ऐसे आ रहा है, मेरी बात सुन लो, कागज काटना है ये, अगर मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर है और इसमें अगर मैं यहां डॉट 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 कर दूं, थोड़ा बेसिक सा समझ लो इसका, तो इसका मतलब है या तो मैं इस कागज को इधर मोड़ूंगा या इस कागज को मैं इधर मोड़ूंगा, समझें इस बात को। अगर मैं यहां डॉट 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 कर दूं, इसका मतलब है आधा मुड़ेगा ये कागज, या तो इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा। अगर मैं एरो लगा दूं तो ज्यादा सरल हो जाएगा, इसका मतलब है इसको इधर मोड़ा गया है, समझ पा रहे हो क्या। अगर मैं इसमें एरो नहीं लगाऊं, अगर इसमें एरो नहीं लगाऊं तो ये कागज इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है। कोई कहे सर एरो नहीं आए तो टफ होते हैं क्या, ना, पूरा ही कागज काटना सरल है, पूरा नॉन वर्बल ही सरल है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाली आकृति को देख के सब पता चल जाता है। पर एरो दे दे तो वो और इजी हो जाता है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। देखिए भाई, एरो अगर ऐसे दे दिया, इसका मतलब इसको इधर मोड़ेगा, और इधर मोड़ेगा तो अगले की जो आकृति आएगी ना ये आएगी, इसका मतलब इधर डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब इसको इधर से इधर मोड़ दिया, अब इतना बचा। अगर मैं यहां डॉट 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 कर दूं, इसका मतलब इसको नीचे भी मोड़ सकता है, ऊपर भी मोड़ सकता है। अगर इसमें ये एरो दे दे तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो भाई, फिर वो क्या क्या करेगा, यहां डॉट 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 हुआ नहीं है, यहां डॉट 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 कर लो, यहां तो पहले ही मोड़ दिया था इसको, अब ऊपर डॉट 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 कर दिया, इसका मतलब इसको अगर ये नीचे मोड़ेगा तो ऊपर ये डॉट कर देगा और ये नीचे पूरा बना देगा, ऐसे इतना कागज रह गया, ठीक है ना। अब इस पर कोई भी आकृति बना देगा, जैसे इसने त्रिभुज बना दिया त्रिभुज काट दिया, इस कागज को त्रिभुज रूप में बीच में से काट दिया। अब वो कहेगा खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, तो आप कहोगे गुरुजी सबसे पहले ये कागज ऊपर खुलेगा, जो त्रिभुज यहाँ है ना ऊपर खुलेगा तो बाएं से दाएं चेंज, ऊपर से नीचे चेंज होगा वो, बिल्कुल साहब, ठीक है साहब, ये इतना खोल दिया आपने, आधा खोल दिया। फिर कहोगे सर ये कागज इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा तो ऊपर वाला त्रिभुज सेम टू सेम यहाँ आएगा और ये वाला त्रिभुज सेम टू सेम यहाँ आएगा, तो ये आकृति ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। सुनिए ध्यान से, सुनिए, बी आंसर देखते हैं भाई कौन सा आंसर होगा, सुनते रहें आप। ये कोई कागज है, ऊपर डॉट 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 हो गया, इसका मतलब इसको नीचे मोड़ दिया, एरो भी दे रखा है और एरो ना भी देता तो भी हमें पता चल जाता डॉट 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 से। आगे देखो भाई, ऊपर तो पहले ही मोड़ दिया, अब इसने क्या किया कि यहां से इतने कागज को यहां मोड़ दिया, इसने इतने कागज को यहां मोड़ा, तो ये कागज है ना बेटा यहां तक आ गया होगा ऐसे, और इधर से इधर मोड़ दिया, इधर से इसने इधर मोड़ा है तो ये कागज यहां तक आ गया होगा, बिल्कुल। अब इसने क्या किया, इधर वाले कागज को इधर मोड़ दिया, तो केवल ये इतना रह गया बेटा, केवल इतना रह गया, और यहां इसने कट लगा दिया, एक कट यहां लगा दिया, एक कट यहां लगा दिया। कोई कहे सर इसको पूरा करने की जरूरत है क्या, ना, किसी को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। पूरा अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये सारे सवाल केवल ऑप्शन से होते हैं भाई, ऑप्शन से ही हमें करना है। सुनिए ध्यान से, ऑप्शन से फटाफट होंगे भाई। वो कह रहा है इस कागज को खोलने के बाद वो कैसा दिखना चाहिए, तो मुझे एक चीज बताओ यार, यहां से ये कटा हुआ है ना, यहाँ से जो ये कटा हुआ है ये तो कटा हुआ ही रहेगा, यहाँ से ये कटा हुआ है, खुलेगा तो यहाँ से तो कटा हुआ रहेगा और जगह भी पहुंच जाएगा, तो यहाँ से कटा हुआ है क्या, नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। समझे मेरा बात, समझे। इसको कभी भी आपको पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे नहीं कागज लेके बैठ गए और आप कर रहे हैं उसको काट रहे हैं, इतनी देर में आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। सुनते रहें आप, मैं कहूंगा कि ये कागज खोलने के बाद कैसे दिखाई देगा, तो ये कागज यहां से कट रहा है तो यहां से तो कटा हुआ रहेगा ना, ये खुलेगा तो और जगह से भी कट जाएगा, पर यहां से तो कटा हुआ रहेगा ही बिल्कुल, क्योंकि काटा गया वहां से, तो यहां से कटा हुआ नहीं है, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा,
यहां से बेटा ये एक बार काटा है, बस एक बार, तो यहां से 2 बार कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल गलत हो गया। यहां से 2 बार कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल गलत हो गया। बिना सॉल्व किए आंसर भी आ रहा है, बिना सॉल्व किए आंसर भी आ रहा है। कैलाश चंद गुर्जर दोबारा समझें भाई, सुनिए, दोबारा समझें इसको एक बार। देखिए भाई सुनिए, मैं कहूं ये कागज था, ठीक है, इसको ये डॉट 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 का मतलब है और एरो का मतलब है, इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये कागज केवल इतना बचा, बिल्कुल साहब। अब ये कागज बेटा इतना बचा था हमारा, तो इसने क्या किया, देखिए इसने क्या किया, यहां से देखो ऐसे, इसने यहां से इस कागज को पकड़ के और इधर ले आया इसको, यहां से इस कागज को पकड़ के इधर ले आया, तो इधर डॉट 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 हो जाएगा, इधर डॉट 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 हो जाएगा। तो जब लाएगा ना, जब इसको यहां से पकड़ के इधर लाएगा तो केवल ये बचेगा इसका, जब इधर से भी ले आएगा तो इधर से भी केवल ये बचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसने क्या किया, इधर से भी ले गया, इधर से भी ले गया, तो केवल ये वाला हिस्सा बचा, बिल्कुल। और इसने कट लगाया, एक कट इसने यहां लगा दिया और एक कट इसने यहां लगा दिया। फिर ये पूछ रहा है इसको खोला जाए तो कैसा दिखाई देगा। अब मुझे आप एक चीज बताओ, इसको ये खोलेगा तो ये कट है यहां आ जाएगा, ये कट तो यहीं रहेगा ना। तो इसने एक बार जो यहाँ कट लगाया था, देखो इसको मिटा देता हूं, एक बार कट लग रहा है बेटा, 2 बार नहीं, ये तो एरो है इसका, तो कट तो इसने एक ही बार लगाया है। तो इसको जब खोलेगा तो यहाँ कट तो एक ही रहेगा ना, खोलने के बाद एक ही कट रहेगा, क्योंकि एक ही बार काटा है। धर्मेंद्र कह रहा सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि बेटा यही आते हैं, पेपर वाले ही सवाल हैं, सारे के सारे पेपर वाले सवाल हैं, सुनते रहे आप। एक बच्चा कह रहा था सर समझ में थोड़ा कम आया, सुनिए ध्यान से, ये एक बार काटा गया तो जब खुलेगा तो एक ही बार कटा रहेगा, तो यहां तो कटा हुआ है ही नहीं। वो कह रहा खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो यहां तो कटा हुआ है ही नहीं भाई, खोलने के बाद कम से कम यहां से जो काटा गया वो तो कटा हुआ मिलना चाहिए था ना, इसमें है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें बेटा ये 2 बार दिख रहा है, ये गलत हो गया। इसमें ये 2 बार काट रहा है, अरे जब यहाँ एक बार काट रहा है तो खोलने के बाद यहाँ एक ही बार कटा हुआ मिलेगा, तो 2 बार कैसे मिल जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी 2 बार कह रहा है। तो बिना चेक किए, बिना सॉल्व किए हमारा आंसर क्या आ रहा है, बी। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर जी राहुल, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। बी, एफ, जे, के तथा डब्ल्यू में सभी के वजन अलग अलग हैं, एफ केवल जे से भारी है। सुनिए ध्यान से, आपके एयरफोर्स वालों के लिए मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है यंगेस्ट टालेस्ट, ऐसे करके अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की अगर हम बात करें तो यंगेस्ट टालेस्ट के रूप में अलग से हेडिंग दी हुई है, किसमें भाई, सिलेबस में। इसीलिए ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके उसमें डाले हैं भाई, इसमें पीडीएफ में। सुनेंगे ध्यान से, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पक्का मानो एग्जाम में। बी, एफ, जे, के तथा डब्ल्यू में सभी के वजन अलग अलग हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें हमें यह पता चल गया है कि सभी के वजन अलग अलग हैं, कोई किसी के बराबर नहीं होगा। एफ केवल जे से भारी है, सुनेंगे एफ केवल जे से भारी है। अगर ये ऐसे कहता कि एफ जे से भारी है, एफ जे से भारी है, तो मैं ऐसे लिख देता इसको। अगर ये केवल ऐसे कहता कि एफ जे से भारी है तो मैं इसको ऐसे लिख देता। ये कह रहा एफ केवल जे से भारी है, तो इसने केवल लगा दिया, इसका मतलब एफ जो भारी है ना वो केवल जे से भारी है, बाकी सबसे कम है, बाकी सबसे कम है। तो अब एफ से कम कोई नहीं होगा, एफ से कम केवल जे है, तो इसका मतलब जो सबसे कम है ना वो कौन है, जे। वो कौन है भाई, जे, क्योंकि क्लियर कह रहा है एफ केवल जे से भारी है, एफ है ना वो केवल जे से भारी है, बाकी सबसे कम है, इसका मतलब एफ से कम केवल जे है और कोई नहीं है। इसके बाद कह रहा है बी एफ तथा डब्ल्यू से भारी है। जो बी है ना वो एफ और डब्ल्यू से भारी है। बी किससे भारी है भाई, एफ और डब्ल्यू से। सुनिए ध्यान से, बी एफ और डब्ल्यू से भारी है। अब देखो भाई यहां ये लाइन काम करेगी, बी एफ और डब्ल्यू से भारी है तो एफ और डब्ल्यू के ऊपर आएगा बी, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बी को यहां लिखूं तो एफ के ऊपर तो आ गया, पर डब्ल्यू कहां लिखूं। कोई कहेगा सर डब्ल्यू यहां भी आ सकता है, डब्ल्यू नीचे भी आ सकता है, नहीं आएगा, डब्ल्यू एफ के ऊपर ही आएगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है एफ केवल जे से भारी है, इसका मतलब बाकी सबसे कम भारी है, बाकी सबसे हल्का है, तो डब्ल्यू ऊपर ही लेना पड़ेगा, तभी एफ केवल जे से भारी रहेगा। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब है बी एफ और डब्ल्यू से भारी है, तो बी एफ और डब्ल्यू दोनों से क्या हो गया, भारी, परंतु उतना भारी नहीं जितना के। ये कह रहा है बी
एफ और डब्ल्यू से तो भारी है, बी एफ और डब्ल्यू से तो भारी कर दिया, परंतु उतना भारी नहीं जितना के, इसका मतलब के और भारी है, तो के और ऊपर हो गया। उनमें तीसरा सबसे भारी कौन है? तो सबसे भारी पहला ये, दूसरा ये और तीसरा डब्लू, तो इसका आंसर आएगा डब्लू। और बेटा जल्दबाजी का निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ बच्चे इसमें क्या आंसर दे रहे थे? के। और के आंसर क्यों दे रहे थे? क्योंकि उन्होंने ये लाइन पढ़ी नहीं, उन्होंने तो सबसे डायरेक्ट ये पढ़ लिया भाई सबसे भारी कौन, तो सबसे भारी देख लिया के। इसमें तीसरा सबसे भारी पूछ रहा है, ठीक है ना, तो आंसर आएगा इसका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। इसमें मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट मुझे करके बताएं। ये पूछ रहा है सबसे अधिक भारी कौन सी गेंद थी या कौन सी गेंद है? 20 सेकंड का समय है, सभी इसको करके बताएं। जोया खान कह रही है सर खुश का के था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कुछ अगली बार ध्यान रखना। चलिए बताइए भाई जल्दी से, 20 सेकंड का समय है, फटाफट करके बताइए। गलती नहीं करनी है, चाहे 20 के बजाय 25 सेकंड लग जाएं, ठीक है ना, गलती नहीं, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं होनी चाहिए। और भाई लाइक और शेयर का काम आप करते रहें, लाइक तो कर ही दिया करो, आते ही लाइक का काम तो सबसे पहले है आपका, शेयर का काम भी कर दिया करो। आंसर आने में हो रहे हैं भाई। सुरेश चौधरी कह रहा है डी, राहुल वन्ना कह रहा है डी, राहुल आर के कह रहा है बी, धर्मेंद्र सिंह राठौर कह रहा है बी। चलिए साहब देखते हैं क्या आंसर होगा। सुनिए जोया खान, मेरा बी है सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, शानदार। धर्मेंद्र सिंह राठौर बी इज राइट। राहुल फुटबॉल, चलिए देखते हैं भाई। निक्की जाट RJ 21 बी। सुनिए ध्यान से, देखते हैं क्या होगा। क्रिकेट की गेंद हॉकी के गेंद से हल्की है। क्रिकेट की गेंद किससे हल्की है मेरे प्यारे बच्चों? हॉकी की गेंद से, ठीक है, जो भारी है उसको ऊपर ले लिया। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। जो वॉलीबॉल की गेंद है वो किससे हल्की है मेरे प्यारे बच्चों? फुटबॉल की गेंद से हल्की है, ठीक है, भारी को ऊपर ले रहे हैं अपन। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, अच्छी बात है। और फुटबॉल से हल्की कौन है? वॉलीबॉल। सुनेंगे ध्यान से, वॉलीबॉल। अब इस चीज को आप समझें, मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को आप ढंग से समझें। देखो भाई, ये कह रहा था कि क्रिकेट की गेंद से भारी हॉकी है या हॉकी से हल्की क्रिकेट है, ठीक है। फिर इसने कहा कि वॉलीबॉल की जो गेंद है उससे भारी कौन है? फुटबॉल की गेंद, ठीक है। फिर इसने अगली लाइन जो कही है कि हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। और फुटबॉल के नीचे कौन आ रही है? वॉलीबॉल। या मैं कह सकता हूँ फुटबॉल से हल्की कौन है? वॉलीबॉल। तो फुटबॉल से हल्की वॉलीबॉल है। अब मुझे ये नहीं पता है कि वॉलीबॉल हॉकी के बराबर है या वॉलीबॉल हॉकी से भी हल्की है या वॉलीबॉल क्रिकेट से भी हल्की है, तो मैंने इसको साइड में लिख दिया। इसका मतलब अगर ये आगे ऐसे कहेगा कि वॉलीबॉल हॉकी से भारी है तो मैं ये लाइन बना दूंगा यहाँ पर, और ये लाइन बनते ही ऐसे हो जाएगा हॉकी से भारी वॉलीबॉल, वॉलीबॉल से भारी फुटबॉल। अगर ये ऐसे कहेगा कि जो वॉलीबॉल है ना वो क्रिकेट से भारी है, तो क्रिकेट से भारी है तो वॉलीबॉल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये आगे भाषा के हिसाब से देखेंगे अपन। लेकिन देखो भाई क्या कह रहा, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, ठीक है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। हॉकी की गेंद किससे भारी है? टेनिस की गेंद से। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों टेनिस की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, ठीक है। अब हल्की है तो इसके नीचे भी आ सकती है और भी नीचे आ सकती है। आई बात समझ में? अगर ऐसे कहता कि क्रिकेट की गेंद सबसे हल्की है तो टेनिस की गेंद इसके ऊपर आती। इसने कुछ ऐसा विशेष नहीं किया। देखते हैं भाई, ये कह रहा सबसे अधिक भारी कौन है, इसने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया सबसे अधिक भारी कौन है, तो हमें पता है सबसे अधिक भारी कौन है बेटा? फुटबॉल। अगर इसमें ये ऐसे कहता कि सबसे कम भारी कौन है, इसमें अगर ये ऐसे कहता सबसे कम भारी कौन है, तो मुझे बताओ सबसे कम भारी कौन सी गेंद होगी? जल्दी से बताओ भाई। धर्मेंद्र सिंह कह रहा सर मेरी फुटबॉल गुम हो गई। बेटा आ जाएगी, दूसरी दिला देंगे। सबसे कम भारी कौन सी है बताओ भाई, सबसे कम भारी कौन सी है? बी। तो ये तो सबसे भारी हो गई, सबसे कम भारी। अगर मैं ऐसे कहूं सबसे हल्की कौन सी है, तो देखते हैं भाई कौन बताएगा। क्रिकेट बता रहा है खुश, बने सिंह बता रहा है सी।
सी मतलब क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट। सुने ध्यान से, सबका गलत है। सबसे हल्की कौन है, तो मेरी बात सुनिए, सबसे हल्की क्रिकेट भी हो सकती है, सबसे हल्की ये टेनिस भी हो सकती है, क्योंकि टेनिस का उसने ऐसे कहा था कि टेनिस हॉकी से कम हल्की है, टेनिस हॉकी से हल्की है, तो ये क्रिकेट से भी हल्की हो सकती है, हॉकी से भी हल्की हो सकती है, मतलब हॉकी से नीचे आएगी तो क्रिकेट से भी नीचे जा सकती है, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। और सबसे हल्की वे वॉलीबॉल भी हो सकती है, क्योंकि वॉलीबॉल का इसने फिक्स नहीं किया, केवल इतना बताया कि वॉलीबॉल से भारी फुटबॉल है। अब ये कितनी हल्की है इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, तो इसका आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। या मैं कह सकता हूं ना बेटा, धर्मेंद्र सिंह राठौर सही है, ठीक है, क्रिकेट और टेनिस, पर इसमें एक और जुड़ेगा, क्रिकेट और टेनिस और वॉलीबॉल, इन तीनों में से एक हो सकती है। या मैं सीधा सीधा इसका आंसर कहूं तो इसका आंसर होगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा भाई, कागज काटने वाली बात है। ये कह रहा कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को सही दर्शाएगी। कोई कागज था, सुने, बीच में से इसको नहीं काटा गया है, बीच में से इसको मोड़ा नहीं गया है, इसका समथिंग 1/4 भाग मोड़ा गया नीचे, तो 1/4 भाग मुड़ेगा ना, तो ये भाग मोड़ने के बाद यहां तक ही आएगा बस। ये भाग जब ऐसे मोड़ेगा तो यहीं तक आएगा बस, ठीक है साहब। फिर इसने और यहां से मोड़ दिया तो देखो ये भाग यहां तक तो पहले ही आ गया, तो ये भाग और यहां तक आ जाएगा, अच्छी बात है। फिर इसने दो जगह से काट दिया, एक तो यहां गोला बना दिया, एक यहां गोला बना दिया। फिर ये कह रहा भाई खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा, खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा। खुश कह रहा क्लियर नहीं कह सकते, बिल्कुल क्लियर, इसका आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले का आंसर क्लियर नहीं कह सकते, तो इसका शुद्ध अगर आंसर देना चाहूं तो इसका आंसर होता तय नहीं कर सकते, सी एंड डी। सुनिए ध्यान से, अब देखो इसको अगर खोलें तो कैसे दिखाई देगा, तो सबसे पहले इसको ऐसा खोलेंगे तो बेटा मोड़ा तो यहीं तक गया था, ये समझ रहे हैं ना, इसको यहीं तक तो मोड़ा गया था बस आधे तक, तो इसको यहां से 1/4 भाग मोड़ा गया तो 1/4 यहीं तक आ पाएगा, इसका मतलब यहीं तक मोड़ा गया था। इसको जब खोलेंगे तो यहीं तक का खुलेगा, तो ये गोला यहां पहुंच जाएगा, बिल्कुल साहब। अब इसको पहले ऊपर से नीचे 1/4 भाग ही इसका मोड़ा गया था, तो ये भाग मुड़ के समथिंग यहीं आएगा होगा, बिल्कुल, तो खुलेगा तो यही वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, तो ये वाला गोला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला गोला यहां पहुंच जाएगा, यहां एक ही गोला रहेगा, तो 4 गोला 1 गोला 4 गोला 1 गोला, आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। अब मैंने आपको बताया हुआ कि भाई ऑप्शन से करते हैं, हम ये इतना लफड़ा करते ही नहीं है, सवालों में इतना टाइम लगाएंगे तो फिर पर भाई तुरंत करते हैं, और ये सेकंडों में ये सवाल होते हैं। और कैसे होते हैं सुनिए ध्यान से, काट दिया मोड़ दिया इसको, ठीक है साहब, थोड़ा अंदाजा लगा लो, यहां तक आएगा, ये आएगा यहां तक। 2 सर्कल बना दिए, बिल्कुल साहब। ऑप्शन देख रहा हूं मैं यार, अरे यार यहां तो कोई सर्कल बनाया ही नहीं है, यहां कोई सर्कल नहीं बनाया तो कहां से आ जाएगा, इसका मतलब गलत। यहां कोई सर्कल बनाया है क्या, नहीं। जब यहां कोई सर्कल नहीं है तो यहां सर्कल कैसे आ जाएगा, गलत। तो यहां सर्कल कैसे आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। बेटा यहां सर्कल कैसे आ जाएगा, गलत हो गया। बिना चेक किए आंसर सी आ रहा है, बिना चेक किए आंसर सी आ रहा है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है, मृतक से भाई क्या शक्तिशाली है, अभियुक्त। मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है, अच्छी बात है, अभियुक्त। चलो भाई इसको करके बताओ, आपके लिए छोड़ता हूं उसको मैं, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको करके बताएं, जल्दी से करके बताएं इसको। मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं। देखता हूं भाई कौन कौन इसके आंसर दे पाते हैं। VIP टिप्स कह रहा है नाइस क्लास सर जी, बहुत बढ़िया बेटा, आप ऐसे पढ़ाई करते रहोगे तो फिर तो ये मानो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। केशव महाजन, कोर्ट सबसे भारी है, देखता हूं भाई, कोर्ट अदालत सबसे भारी है, हो सकता है कोर्ट सबसे भारी हो, बिल्कुल हो सकता है। केशव महाजन ए। VIP टिप्स, ये मेरी फर्स्ट क्लास है जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कल भी जुड़े हैं, परसों भी जुड़े हैं, डेली जुड़े हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। सुरेश चौधरी ए आंसर आ रहा है। खुश अदालत, बिल्कुल आ सकता है, ए आंसर अदालत है। कैलाश कह रहा है ए है सर, बिल्कुल सर। सबसे कम मृतक, बेटा इसमें सबसे शायद अधिक पूछा है, इसमें पूछा सबसे अधिक भारी कौन है, तो सबसे अधिक भारी कोर्ट होने की ज्यादा चांस है इसमें। चलो साहब ए आ रहा है, देखते हैं। अब देखिए इधर क्या होगा इसका, देखते हैं भाई, सुनिए। मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है, ये हो गया मृतक, इससे शक्तिशाली कौन है भाई, अभियुक्त। फिर क्या कह रहा, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, तो ना तो यहां अदालत है ना यहां है, तो मैं साइड में लिख देता हूं इसको, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, तो कम शक्तिशाली तो नीचे आएगी, बिल्कुल। लेकिन मतलब कौन, पुलिस वकील से अधिक शक्तिशाली है। पुलिस है जो अदालत से तो कम शक्तिशाली है, पर वकील से अधिक शक्तिशाली है, तो वकील नीचे आएगा। और
वकील साहब आगे नीचे भाई। अब देखें हम, अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है, तो इस लाइन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभियुक्त पुलिस के आगे सिर झुकाता है, इसका मतलब अभियुक्त पुलिस से कम शक्तिशाली है, सिर वही झुकाएगा जो कम शक्तिशाली होगा। तो अभियुक्त पुलिस के आगे सिर झुकाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये अभियुक्त इससे कम शक्तिशाली हो गया, और यहां अभियुक्त जुड़ने के कारण अभियुक्त के नीचे कौन है, मृतक, तो यहां आ गया मृतक। ठीक है, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, तो सबसे अधिक शक्तिशाली है अदालत, कोर्ट, और सबसे कम शक्तिशाली पूछता तो आंसर होगा मृतक। अगर ऐसे पूछता कि बीच का कौन है जिससे दो अधिक शक्तिशाली है, दो कम शक्तिशाली है, तो आंसर क्या होता, वकील। तो इस सवाल का आंसर सबसे अधिक शक्तिशाली पूछ रहा है, तो आंसर होगा ए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। शंकर कद में सलीम से छोटा, मैं फिर कह रहा हूं बाई ग्रुप वाले बच्चों के लिए, आपके सिलेबस में यंगेस्ट और टालेस्ट नाम से अलग टॉपिक दिया हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बाकी पटवार वाले, ग्राम सेवकों वाले और भी जो जुड़े हुए हैं वनपाल वाले, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो रैंकिंग टेस्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, इसको चाहे रैंकिंग टेस्ट कह लो, चाहे इसको सिटिंग अरेंजमेंट कह लो, चाहे इसको पजल का दर्जा कह लो, ठीक है ना। पजल तो नहीं कह सकते, थोड़ी इजी पजल हो जाएंगी ये, तो ये सब में काम आएगी और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सुने ध्यान से, शंकर कद में सलीम से छोटा है परंतु साइमन से लंबा है। देखते हैं भाई, शंकर कद में सलीम से छोटा है, सलीम से छोटा है शंकर, ठीक है, परंतु शंकर कद में सलीम से तो छोटा है परंतु साइमन से लंबा है, तो ये साइमन हो गया, साइमन से लंबा कौन हो गया, शंकर। सुरेश कद में सलीम से छोटा है, सुने, सुरेश कद में सलीम से छोटा है। इस लाइन को बेटा दोबारा से गौर से सुने आप, सुरेश कद में सलीम से छोटा है, तो सलीम से छोटा कौन हो गया, सुरेश। अब इसने ऐसे नहीं कहा है, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं आगे क्या है। अगर मैं आगे नहीं पढ़ रहा तो यहां तक का मुझे क्या समझ में आएगा, यहां तक का मुझे ये समझ में आएगा कि सुरेश शंकर से भी छोटा हो सकता है, सुरेश साइमन से भी छोटा हो सकता है, और सुरेश शंकर से बड़ा भी हो सकता है, कोई पता नहीं है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, लेकिन शंकर से लंबा है, सुरेश सलीम से जो छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है, तो इन दोनों के बीच में आ गया इस वाली लाइन के कारण। ये कह रहा सबसे लंबा कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे लंबा कौन हो गया, ये सलीम, और आंसर क्या आएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। भिन्न छांटिए, सुनिए ध्यान से, ये नॉन वर्बल का सवाल है, जैसा कि आपको पता है नॉन वर्बल, नॉन वर्बल में भी ये क्लासिफिकेशन का सवाल है कि सर ये क्लासिफिकेशन तो आपने वैसे कराई थी हमको, सुनेंगे ध्यान से। क्लासिफिकेशन अलग से टॉपिक वैसे भी है जिसमें हम नॉर्मल जीके की बात करते हैं, उसमें एनालॉजी भी आती है और क्लासिफिकेशन भी आती है। और अगर हम बात करूं किम जोंग संस्कारी बालक, अरे कहां से आ गया भाई किम जोंग, देखिए खुश कह रहा है सी, देखते हैं, सुनते रहें साहब। नॉन वर्बल में भी क्लासिफिकेशन होता है, नॉन वर्बल में दर्पण होता है, बिल्कुल साहब, नॉन वर्बल में जल होता है, बिल्कुल साहब, नॉन वर्बल में कागज काटना होता है, बिल्कुल साहब, एनालॉजी भी होती है, मैं कराऊंगा, क्लासिफिकेशन भी होता है, मैं कराऊंगा, सीरीज भी होती है नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल में बेटा सीरीज भी होती है, तो ये सारी चीजें नॉन वर्बल के अंदर अलग से आती हैं। ये कह रहा है भिन्न छांटो भाई, अलग को छांटो, अलग कौन सा कह रहा है, देखते हैं भाई। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट, अलग को फेंको, हिंदी में कह सकता हूं बेमेल परीक्षण, भिन्न छांटना, ये भी कह सकता हूं हिंदी में भिन्न छांटना, ग्रुप में से अलग को निकालना। क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है, गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल लकी स्टार, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिए, क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है ऑड मैन आउट, और हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न छांटना। भिन्न छांट रहे हैं भाई, देखते हैं यार, ये बीच में पूरी लाइन है, ये आधी है, ये यहां तक बीच में दे रखी है, सेम यहां चीज दे रखी है, ऐसे कटा हुआ यहां भी है, बिल्कुल साहब, ये दो तो सेम है, ये भी सेम है। एक ये जो सी वाला ऑप्शन है वो ऐसा है, इसमें ये पूरी लाइन है, इसमें भी पूरी लाइन है, इसमें भी पूरी लाइन है, पर इसमें पूरी लाइन नहीं है, तो औरों से भिन्न ये है, औरों से भिन्न ये है। समझ में आ रहा है? लाइक करके आती हूँ रश्मि भारती, बहुत अच्छी बात है। और बाकी बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा, जुड़ते ही सबसे पहले आपका काम होना चाहिए लाइक करने का, जुड़ते ही सबसे पहला काम होना चाहिए लाइक करने का, और शेयर भी कर दिया करो जिससे और भी बच्चों का भला हो जाए। चलिए साहब आगे की तरफ चलते हैं अपन। भिन्न छांटिए, औरों से भिन्न कौन सा होगा, बिल्कुल इजी सवाल है भाई, और आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑड मैन आउट अलग से टॉपिक आपके में दे रखा है। भिन्न छांटिए, औरों से भिन्न कौन सा होगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सब में रेखा दे रखी है, केवल एक को छोड़ के। एक में ये सर्कल दे रखा है, इसमें भी ये रेखा रेखा सी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी दे रखी है, इसमें ये सर्कल दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो ऐसे समझो फोकट के नंबर आ गए, और फोकट के नंबर हम लेना कभी छोड़ ही नहीं सकते, और ना छोड़ेंगे बेटा। देखिए
क्या कह रहा है भाई, दर्पण पूछ रहा है, बिल्कुल दोबारा से दर्पण आ गया। तो देखो सबसे पहले एम से स्टार्ट होगा। अब दिक्कत ये है यहां भी एम यहां भी एम, तो कौन से एम से स्टार्ट हो रहा है पता नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं भाई, एम से स्टार्ट होगा, बिल्कुल हो रहा है। सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मैंने कहा कोई भी नॉन वर्बल का सवाल हो, कभी भी हम पेन नहीं चलाते हैं, नॉन वर्बल को केवल ऑप्शन से ही करते हैं, और ऑप्शन से ही करने में फायदा होता है, क्योंकि इसका एक जबरदस्त फायदा हो जाता है कि ऑप्शन से हम अगर पेन वीआईपी कह रहा है सर बिल्कुल क्या नहीं, मैंने अभी 12वीं पास ही की है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 12वीं पास करेगा, आगे ग्रेजुएशन भी होगी तेरी, और यहाँ पढ़ेगा तो नौकरी भी लग जाएगा, ऐसा कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलो आंसर आने में हो रहे हैं बी, बी बहुत अच्छी बात है, शानदार। देखिए भाई सुनिए ध्यान से, बिल्कुल देखिए एम, देखते हैं भाई कौन सा आंसर आएगा। अब मैं डिलीट करके आंसर देना नॉन वर्बल में सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात का मतलब है सबसे जल्दी हम कर सकते हैं। सुने कैसे भाई, एम आएगा दर्पण में, अगर एम को देखें तो बाएं से दाएं सेम ही रहेगा, इसमें ऊपर से नीचे चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसका जल प्रतिबिंब दे रखा है, बिल्कुल साहब, और सब में दे रखा है, ठीक है। ए सेम रहेगा बाएं से दाएं, बिल्कुल इसमें सेम है, बाकी भी में भी सेम है। एल बाएं से दाएं चेंज होगा ना, एल जब बाएं से दाएं चेंज होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो इसमें सेम दे रखा है तो सेम थोड़ी होगा, ये तो बाएं से दाएं चेंज होगा। इसमें दे रखा है, देखो ये कट गया क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे चेंज हो गया, इसमें एल ऊपर से नीचे चेंज हुआ है, तो ये जल प्रतिबिंब दे रखा है गलत, और बिना पूरे को चेक किए हमारा आंसर बी आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट आंसर दीजिए इसका। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सुरेश कह रहा सर जी जिसका ऑप्शन गलत आ रहा है उसे घर्षण पढ़ लो। बहुत बढ़िया बेटा सुरेश, आजकल तू मिल नहीं रहा है क्लास में तो घर्षण पढ़ने लग गया है। एल उल्टा दिख रहा है सर, बिल्कुल एल उल्टे का मतलब है जल प्रतिबिंब दे रखा है, उसका उल्टा उसी में दिखेगा जो जल प्रतिबिंब दे रखा है। दर्पण में केवल बाएं से दाएं चेंज होता है उसमें। चलिए देखिए इसमें कह रहा भाई दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो दर्पण में बाएं से दाएं स्थिति चेंज होगी, तो 1 सेकंड में अपन दे सकते हैं भाई। कैसे, पहली बात तो जो आकृति जैसी है वो वैसी दिखाई देगी। दर्पण हो चाहे जल हो, आकृति में चेंज कभी नहीं होता। दर्पण हो चाहे जल हो, आकृति में कभी चेंज नहीं होता, जैसी है वैसी दिखाई देगी, बस चेंज ये होता है स्थिति उसकी चेंज हो जाती है। दर्पण में बाएं से दाएं चेंज होता है और जल में ऊपर से नीचे चेंज होता है, तो जैसी आकृति है वैसी तो दिखाई देगी बेटा। इसमें तो आकृति चेंज कर दी इसने, देखो इसमें बीच में लाइन दे रखी है, इसमें तो बीच में लाइन ही नहीं है, गलत हो गया। करने को इसको मैं लाइन बना के कर सकता हूं और आप भी कर सकते हैं इतना समय हमें लगाना नहीं है। नॉन वर्बल में हमें सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो होता है ऑप्शन डिलीट करके। तो ऑप्शन डिलीट करके अगर आप चलोगे, अगर आप करने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी स्पीड में कर पाओगे उसको। सुनते रहें, चाहे जल प्रतिबिंब हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब हो, स्थिति में कभी चेंज स्थिति में ही चेंज होती है, आकृति में कभी चेंज नहीं होती। मैं अगर इसको प्रैक्टिकली सोचो, मैं अगर दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं तो जैसा मैं हूं वैसा ही दिखाई दूंगा वहां, ठीक है ना। मेरे 2 हाथ है तो बेटा 2 हाथ ही दिखाई देंगे। ऐसा हो सकता है इस हाथ में ये धागा है तो उसमें उस हाथ में दिख जाए, बस मतलब बाएं वाली चीज दाएं चेंज हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। देखते हैं भाई, अरे यार ये बीच में लाइन जा रही है तो बीच में लाइन तो जाएगी, इसमें तो बीच में लाइन ही नहीं है, गलत हो गया। ये तो आकृति सेम है ही नहीं, इसके जैसी तो है ही नहीं, ये भी गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अरे इसमें ये बीच में कैसे लाइन नहीं है, ये गलत हो गया। तो ये आकृति है तो देखो बिना बाएं दाएं चेंज किए हमने डी ऑप्शन दे दिया, समझ रहे हैं क्या, बिना दाएं बाएं चेंज किए हमने बी ऑप्शन दे दिया, डी ऑप्शन दे दिया। अब 1 सेकंड में हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं इसके, सुने ध्यान से। देखिए भाई ये ऐसे जा रही है लाइन, देखो भाई कोई कहे सर ये लाइन दर्पण में कैसे दिखाई देगी। अरे बेटा अगर मैं एरो लगा दूं ना तो एरो दर्पण में ऊपर से नीचे कभी चेंज नहीं होता, दर्पण में ऊपर से नीचे कभी चेंज नहीं होता। ऊपर एरो जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, ये बाईं तरफ जा रहा है तो ये दाईं तरफ हो जाएगा। हरी बात समझ में, तो ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये लाइन ऐसे है तो ऐसे होनी चाहिए थी, गलत हो गया। ऐसे है ठीक है, ऐसे है ठीक है, ऐसे है ठीक है। अब देखो ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति है ये ऐसे है तो अभी ऐसे हो जाएगी, ऐसे, इसमें तो लाइन ही नहीं थी, गलत हो गया। ये आकृति अलग ही दे रखी है, गलत हो गया। ये आकृति भाई चेंज होनी चाहिए थी, गलत हो गया। ये दे रखी है, ये सही हो गया, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी। चलिए सब आगे बढ़ो। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे अच्छा सवाल है भाई। जितने एरो वाले सवाल होते हैं वो थोड़े टाइम लेते हैं और गलती भी उनसे हो सकती है, तो इसको करके बताएं। गुड्डू पंडित, चीनू, हम बेंच पे बैठने नहीं आए हैं। बेटा नहीं तो आंसर देने आए, बिल्कुल आंसर दें। हाँ, और इसमें सर्वश्रेष्ठ वही होगा जो सबसे सही आंसर देगा और जल्दी देगा, ठीक है ना, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा भाई। खुश कह रहा है सी, पिंकी देवी बी। देखते हैं भाई क्या होगा। हाँ देखिए सुनिए, देखो भाई इसको एक बार बेस से मैं समझा देता हूं आपको। ये आकृति दे रखी है साहब, सामने रख दिया दर्पण,
सामने रख दिया दर्पण। यह आकृति दे रखी है, सामने क्या रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण रख दिया। इधर देख लो भाई, यह आकृति दे रखी है और सामने क्या रख दिया, दर्पण। अब कॉन्सेप्ट से देख लो, वैसे तो इसको कर ही देंगे, कॉन्सेप्ट से इसको देख लो एक बार। देखिए भाई, ये आकृति दे रखी है, इसके सामने क्या रख दिया हमने, दर्पण रख दिया। तो ये, अरे टेक्निकल बंदा कहां गया भाई, आना भाई एक बार अंदर। चलिए बाकी की चर्चा, वैसे भी टाइम हो गया, बाकी की चर्चा हम कल करते हैं, ठीक है ना। बाकी कल से उपस्थित होना है। अभी मैंने 2-3 टॉपिक को ही मर्ज किया था, कल से मैं 4-5 टॉपिकों को मर्ज करके क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, बिल्कुल हूबहू पेपर पैटर्न के हिसाब से। तो कल सुबह सही 8 बजे, और कल ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एवरीडे सुबह 8 बजे सभी लाइव आ जाएंगे। और यहां देखते हैं भाई कौन कैसा प्रदर्शन करता है।